Now, the next topic we will be having carboanions. 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 बेटा एक बात कान खोल के सुन ले, कार्बो अनायन और कार्बोनियम आयन ये दो अलग चीजें हैं। कार्बोनियम आयन कटायन को बोलते हैं, कार्बो कटायन इज कार्बोनियम आयन। ये कार्बो अनायन है, अलग है, कार्बो अनायन। इसको कार्बोनियम नहीं बोलते, कार्बोनियम कार्बो कटायन को ही बोलते हैं, ये कार्बो अनायन है। अब कार्बो अनायन क्या होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन having 8 electrons in their valence shell, in their valence shell। बेटे हमारे पास ऐसा कोई कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो और उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, like we can write it like this. Negative charge always means a lone pair. Negative charge always means a lone pair. हालांकि lone pair does not mean a negative charge, but negative charge कहीं पे भी है तो lone pair के बिना नहीं है। Clear? So this is carboanion, a negatively charged carbon having 8 electrons in the valence shell। आप देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, so there are 8 electrons in all in it and it is a negative charge carbon। अब बेटे देखो इसकी शेप समझने के लिए लोग बाग इसको एक ही चीज पढ़ा देते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नहीं बेटा, इसके दो टाइप्स को पढ़िएगा। इसका एक टाइप होता है नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोअनायन, कार्बोअनायन, नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनायन। ऐसा कार्बोनायन जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। जैसे कि बेटे अगर मैं बोल देता हूं CH3C, CH3, CH3 और यहां पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ टर्शियरी कार्बोनायन, इजंट इट? जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आगे 3 कार्बन से जुड़ा है तो दिस इज टर्शियरी कार्बोनायन। इसी तरह से CH3C, CH3H और यहां पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज सेकेंडरी कार्बोअनायन बट इट इज नॉन कॉन्जुगेटेड। ऐसे ही CH3, CH2 नेगेटिव, दिस इज अ प्राइमरी कार्बोअनायन, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। ऐसे ही बेटे हमारे पास दूसरी तरह के आते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कार्बोअनायंस। कॉन्जुगेटेड कार्बोअनायंस, कॉन्जुगेटेड कार्बोअनायंस। अब देखो बेटे कॉन्जुगेटेड कार्बोअनायंस की बात करें तो जिसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH, single bond CH2 1 negative, is there a conjugation over here? Double bond, single bond and a lone pair, negative charge मतलब lone pair, so ये allyl कार्बोनायन होगा। इसको क्या बोलेंगे? allyl कार्बोनायन। तो इसको आप allyl कार्बोनायन बोल देते हैं, कार्बोनायन, ठीक है जी। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के टॉप पे हमारे पास CH2 लगा है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है, तो ये क्या हो गया बेटे? ये बेंजाइल कार्बोनायन हो गया। सो दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजाइल कार्बोनायन। बोलिए क्या इसमें कंजुगेशन है कि नहीं? कार्बोनायन, सो देयर इज कंजुगेशन। सर व्हाई यू आर टेलिंग अबाउट दीज टू थिंग्स, इधर इज अ conjugation और नॉट conjugation? क्योंकि इसके ऊपर का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं डिस्टिंग्विश करते। वो सीधे कार्बोनायन को sp3 हाइब्रिडाइज बोल देते, वो गलत होता है। देखो बेटे जब नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनायन की बात करेंगे
तो उसमें तो डेफिनेटली हमारे पास ऐसा करके कार्बो अनायन आया एंड दीज ऑल आर सिग्मा पेयर्स, दीज ऑल आर सिग्मा पेयर्स। तो ऐसे में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हो जाएगा। अगर sp3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था टेट्राहेड्रल। कैसा होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल। बट देयर इज अ लोन पेयर ओवर हियर, सो हेंस ये हमारे पास कैसा रह जाएगा? पिरामिडल। तो इसकी शेप जो होगी वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। द शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। बच्चों समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये सारे सिग्मा पेयर हैं। तो कितने पेयर हो गए? 1 पेयर, 2, 3 एंड 4 पेयर्स। तो 4 सिग्मा पेयर्स की वजह से, 4 सिग्मा पेयर्स की वजह से हमारे पास इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई और जिसकी की वजह से हमारे पास ये ट्रायंगल पिरामिडल शेप आ गई। लेकिन जब कभी भी तुम कॉन्जुगेटेड की बात करते हो तो बेटे जैसे कि आपको पहले भी बताया गया, जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होते हैं दे आर नॉट सिग्मा पेयर्स, दे आर कॉल्ड एज पाई पेयर्स, है ना बेटा? तो ये जो लोन पेयर है, ये वाला, इसके ऊपर वाला, दिस इज नॉट सिग्मा। ये नेगेटिव चार्ज वाला सिग्मा नहीं है। क्यों? ये कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, सो दिस इज कॉल्ड एज पाई पेयर। ये पाई पेयर है और पाई पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लिया जाता। तो इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो इसमें जैसे ये CH2, डबल बॉन्ड CH2 यहां लगा दिया मैंने, ठीक है जी, H यहां लगा दिया मैंने और एक H यहां लगा दिया मैंने और ये लोन पेयर हो गया। क्योंकि लोन पेयर अब पाई पेयर है और पाई पेयर कभी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता है, पाई पेयर इज नॉट इन हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए इसके ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे और इस वजह से ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो इसकी शेप कैसी होती है? ऑब्वियसली इसकी शेप हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। तो जो कॉन्जुगेटेड होता है उसमें बेटे शेप आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होती है। किसी ने डिस्टिंग्विश करके नहीं बताना है बेटा, मैं ही बता रहा हूं सर आपको। जैसे कि अगर मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें 2 H लगे हुए हैं और एक फिनाइल लगा हुआ है, ठीक? और जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यहां पे नेगेटिव चार्ज तो रहना है, ठीक? तो ये ऑर्बिटल जो था यहां पे ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड। इसलिए इस कार्बो अनायन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है और इस वजह से इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल बनाई जा रही है। ये देखो, ट्राइगोनल प्लेनर, रादर नॉट पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बेटे देखो कार्बो अनायन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रखते हैं तो वो ट्राइगोनल पिरामिडल होते हैं। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड होते हैं वो बेटे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रखते हैं और वो बच्चे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखते हैं। बोलो बच्चे, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी यस और नो करिएगा ताकि हम आगे की तरफ को सोच सके, कर सकें। जल्दी बोलिएगा। शाबाश, वेरी गुड, ओके, थैंक यू। तो ये तो था बेटा हमारे पास कार्बोनाइन कितनी तरह के होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बो अनाइंस। कार्बो अनाइंस की रिलेटिव स्टेबिलिटीज कैसे देखी जाती है? मिटा दो बच्चे इसको।
So let me discuss relative stabilities of carboanions. बेटे याद करो कार्बोकटायन में हमने क्या क्या चीजें फॉलो की थी। बेटे जब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की बात की तो हमने बोला सबसे पहले हम हमेशा कार्बोकटायन में देखते हैं बेंट बॉन्ड रेजोनेंस, फिर देखते हैं एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद देखते हैं रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, फिर देखते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक, और फिर देखते हैं बेटा हम आगे उससे आगे चलते हैं, बैक बॉन्डिंग से आगे क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के आगे क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद क्या देखा करते थे, एस कैरेक्टर, और लास्ट में क्या देखते थे, एंटी एरोमेटिसिटी, है ना बेटा। ये कार्बोकटायन के केस में। देखो बेटे बेंट बॉन्ड रेजोनेंस कार्बो अनायन में नहीं होती क्योंकि यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं, तो उसमें फिर ऑर्बिटल ओवरलैप तो करेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बेंट बॉन्ड रेजोनेंस नहीं होती, तो इसमें देखते हुए स्टेबिलिटी सबसे पहली चीज हम देखते हैं एरोमेटिसिटी। सबसे पहली चीज देखते हैं एरोमेटिसिटी, कि जो एरोमेटिक कटायन होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक। एरोमेटिक अनायंस आर मोस्ट स्टेबल, तो पहले एरोमेटिसिटी। आफ्टर एरोमेटिसिटी व्हाट यू हैव टू सी इज, आफ्टर एरोमेटिसिटी व्हाट यू हैव टू सी इज, इसके बाद सीधे हम रिजोनेंस की बात करेंगे, रिजोनेंस की बात करेंगे, ठीक। रिजोनेंस के बाद हम बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे, बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे। यहां एक अलग तरह की बैक बॉन्डिंग होती, वो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक। बैक बॉन्डिंग के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को, क्योंकि कार्बो अनायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती, इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद वैसे ही हम एंटी एरोमेटिसिटी, एस करेक्टर देखेंगे डेफिनेटली, और बाद में एंटी एरोमेटिसिटी, सबसे लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। सबसे लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक कार्बो अनायंस होते हैं। बिफोर आई गो टू दिस ऑर्डर, पहले मुझे आपको एक बैक बॉन्डिंग इसकी समझानी होगी ताकि हम इस पर्टिकुलर को अप्लाई कर सकें। देखो बेटे इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है पर अलग तरह की होती है। देखो ध्यान से, कार्बो अनायन तब स्टेबल होते हैं, चलो वो लास्ट में आता हूं मैं, फिर बैक बॉन्डिंग बाद में बताता हूं आपको, उससे पहले पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। कार्बो अनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो कार्बो अनायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बो अनायन। तो मान लो मेरे पास कुछ कार्बो अनायन दे रखे हैं, मैं आपके सामने बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पहला कार्बो अनायन मैंने बनाया था, ठीक। ऐसे ही ये कार्बन आयन दूसरा बना दिया। ऐसे ही ये कार्बन आयन तीसरा बना दिया मैंने, ठीक। ऐसे ही ये चौथा कार्बन आयन बना दिया बेटा मैंने। ऐसे ही ये पांचवा कार्बन आयन बनाया। चलो पहले हम इसी में देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो, फिर हम आगे चलेंगे। अब इसमें हमने बोला कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है,
हम उसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है कि नहीं है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। This is aromatic as it contains 6 pi electrons and that must be in the conjugation. It is in conjugation और cyclic ring है, aromatic है। ये कैसा है? ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी एरोमेटिक है कि नहीं? एंटी एरोमेटिक बेटे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड देयर इज अ कंप्लीट साइकिल। क्लियर? रिंग इज प्लेनर। यहां पे बात करो तो ये ना तो एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक है तो साइक्लिक क्लाउड नहीं है, इसलिए ना एंटी एरोमेटिक ना एरोमेटिक, ये कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड है, ठीक। और ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। और यहां क्लोरीन का -I इफेक्ट है। तो सबसे स्टेबल अगर हम यहां पे बात करें, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 एंड 5, तो अब सबसे पहले हम किसको बोलेंगे स्टेबल बेटे? फटाफट बताओ बेटे। सबसे पहले हम इधर स्टेबल कहेंगे किसको? फर्स्ट को, बिकॉज इट इज एरोमेटिक। ठीक, तो फर्स्ट सबसे स्टेबल है। उसके बाद कॉन्जुगेटेड वाले को यानी 3 को। एंटी एरोमेटिक तो सबसे लीस्ट स्टेबल है। ठीक, उसके बाद 4 और 5 में से देखो विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्यों? ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इट विल मेक एन आयन मोर स्टेबल। तो 5th की स्टेबिलिटी जो होगी वो 4th के मुकाबले ज्यादा होगी, क्योंकि 5th पे एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। और लास्ट में होगा एंटी एरोमेटिक, दैट इज सेकंड वन। बोलो, आर यू क्लियर अबाउट दिस ऑर्डर? ओके, तो हमने सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखी, फिर रिजोनेंस देखी, फिर बैक बॉन्डिंग देखी, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखा, फिर एरोमेटिसिटी देखी। अब और कुछ कटाइंस और कुछ अनाइंस की स्टेबिलिटी देखते हैं ताकि हमें पूरी तरह क्लियर हो। मान लो मेरे पास एक लगा है CH3C CH3 CH3 1 नेगेटिव। ये कौन सा है भाई? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? जल्दी बोलो, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? यस, इट इज टर्शरी कटायन, टर्शरी अनायन बात। और अगर मैं ऐसे बना दूं, बोलो प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? सेकेंडरी, बिल्कुल सही। अगर मैं ऐसा बना दूं तो बोलो प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? बेटा जी प्राइमरी। और एक ऐसा बना देते हैं। अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे ढूंढना है। हमें ये अच्छे से पता है कि होता क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप तो अनायन को स्टेबल बनाएंगे, लेकिन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे? डीस्टेबल करेंगे। अब अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हम शो करते हैं? +I। तो यहां +I, यहां पे भी +I और यहां पे भी +I, तीनों जगह पे +I। सिमिलरली यहां पे 3 +I, ये भी देंगे इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे इसका +I और इसका भी +I, तो ये भी देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां पे सिर्फ एक ही +I है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन देने वाले तो अनस्टेबल बना देते हैं ना बेटा, तो ऑब्वियसली ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा रहेगा, जैसे कटायंस में तुम टर्शरी कटायन को ज्यादा स्टेबल बोलते थे, लेकिन यहां पे टर्शरी अनायन लीस्ट स्टेबल होगा। टर्शरी अनायन लीस्ट स्टेबल होगा, लेकिन बेटा इसी में जज्बात में बहना नहीं कि टर्शरी लीस्ट स्टेबल होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास इस तरह से, कई लोग सिर्फ यही पढ़ा देते हैं टर्शरी इज लीस्ट स्टेबल। जो भी ऐसा पढ़ाए ना,
कि टर्शियरी इज लीस्ट स्टेबल, उनसे जरा इसके बारे में पूछना। बोलना ये प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी, आप ही बताओ प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी। ऑब्वियसली टर्शियरी। अगर मैं इधर करता हूं बात, अभी बोलो प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी, ऑब्वियसली सेकेंडरी। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये प्राइमरी, और इसको ऐसे लिख देता हूं, ये भी प्राइमरी। अब देखो बेटा इसमें रिजोनेंस आ गई, एक बेंजीन रिंग 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसके 3 + 3 + 3 9 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस एक की स्ट्रक्चर, तो यहां 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां कितने बनेंगे? 3 3 6 और एक की स्ट्रक्चर, यानी कि हम कितने शो कर देंगे इसमें? 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां कितने शो करेंगे? एक बेंजीन रिंग से 3 और एक की स्ट्रक्चर, कितने हुए? 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और यहां पे कोई रिजोनेंस नहीं, तो रिजोनेंस जो होगी वो ज्यादा स्टेबल बनाती है। तो यहां पे टर्शियरी बिकम्स मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकेंडरी, which is more stable than primary, which is more stable than non conjugated one. तो बेटा अगर कोई लेमन भाषा में बोलते हैं टर्शियरी कार्बोनाइन्स आर लीस्ट स्टेबल, उनको बोले ढंग से बोलो, टर्शियरी नॉन कॉन्जुगेटेड एनायंस आर लीस्ट स्टेबल, टर्शियरी कॉन्जुगेटेड एनायंस आर वेरी स्टेबल। यहां पे टर्शियरी है लेकिन कॉन्जुगेटेड है तो बहुत ही स्टेबल होगा। बोलो इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, इसी तरह से अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको मिटा दो जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे। अगर हमें यह बोल दिया जाए CCl3 CH2 CH2 1 नेगेटिव, एक दूसरा बोल दिया जाए CHCl2 CH2 CH2 1 नेगेटिव, तीसरा बोल दिया जाए CHCl CH2 CH2 1 नेगेटिव। ठीक, तो इसको अगर खुल के लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो क्या? CCl Cl Cl CH2 CH2 1 नेगेटिव। यहां पे लिख सकते हैं CCl Cl H CH2 CH2 1 नेगेटिव। यहां लिख सकते हैं CCl, ठीक, H H CH2 CH2 1 नेगेटिव। नाउ क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? क्लोरीन का तो विड्रॉइंग होता है, तो इसका -I, इसका भी -I, इसका भी -I, यानी इसने भी इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने भी खींचे, इसने भी खींचे, इसने आगे से खींचे, इसने आगे से खींचे, तो मेकिंग दिस अनायन समवट स्टेबल। जबकि यहां सिर्फ 2 ही -I आए और यहां पे सिर्फ एक ही -I आया, तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दे ऑलवेज मेक अ कार्बन आयन मोर स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, और इसमें विड्रॉइंग कम है वो सबसे कम स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर मैं एक बना देता हूं NO2 CH2 CH2 1 नेगेटिव, दूसरा बना देता हूं Cl CH2 CH2 1 नेगेटिव, तीसरा बना देता हूं OH CH2 CH2 1 नेगेटिव, और चौथा बना देता हूं CH3 CH2 CH2 1 नेगेटिव। तो बेटे कॉमन चीज को मत देखना, अनकॉमन को देखना। अनकॉमन में नाइट्रो मस्ट पोजेस -I, क्लोरीन मस्ट पोजेस -I, OH also shows here -I, ठीक है ना, बट यहां पे अल्काइल ग्रुप शोज +I। और हमें पता है नाइट्रो जो है ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होगा,
ये मॉडरेट होगा और ये वीक विड्रॉइंग ग्रुप होगा और ये तो होगा ही रिलीजिंग। विड्रॉइंग ग्रुप अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली द ऑर्डर कम्स आउट टू बी दिस। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? ठीक। इसी तरह से अगर मैं चलता हूं, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा NO2 CH2 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 1 नेगेटिव। दूसरा बोला CH3 CHNO2 CH2 CH2, ठीक, और यहां 1 नेगेटिव। तीसरा कहा CH3 CH2 CHNO2 CH2 1 नेगेटिव, ठीक है। अब हमें देखना है कौन ज्यादा स्टेबल। देखो बेटे यहां पे भी माइनस आई, यहां पे भी माइनस आई और यहां पे भी माइनस आई, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास लगा रहेगा वो उतना ज्यादा विड्रॉ करेगा। इसलिए यहां पे सबसे स्टेबल ये, फिर स्टेबल ये, फिर स्टेबल ये। बोलो इज इट क्लियर? नाउ ये तो इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस हमने ले लिया। अब एक खास बात, मान लो मैं तुम्हें दो कटाइन देता हूं, दो अनाइंस, एक ये है एक ये है, और एक ये है। अब इसमें तुमसे ऑर्डर पूछता हूं तो ऑब्वियसली तुम सब बच्चे जो ऑर्डर मेरे को बताएंगे, ठीक, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो आपका मेरे को पता है कि आपने बताना है। बोलो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या बताओगे? ऑब्वियसली जो बता रहे हो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 2 3, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। पर एक्चुअली ऐसा ऑर्डर नहीं आया, एक्चुअली ऐसा ऑर्डर नहीं आया। जो इसका एक्चुअल ऑर्डर आया, एक्चुअल ऑर्डर जो यहां पे आया वो आया 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1। इंटरेस्टिंग, व्हाई? देखो बेटे एक बात समझते हैं, हुआ क्या, यहां पे इसका 2p ऑर्बिटल है और इसका भी 2p है। बेटा फ्लोरीन में क्या d ऑर्बिटल होता है? क्या 2d एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो यहां पे नो वेकेंट d ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल, यहां पे वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है भाई। लेकिन क्लोरीन में वेकेंट d ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है ना? क्योंकि फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? फ्लोरीन की लिखते हो 2s2 2p5, तो 2d एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो क्लोरीन की? 3s2 3p5। तो बेटे ऑब्वियसली यहां पे d ऑर्बिटल होता है और 3d एग्जिस्ट करता है जो कि एम्प्टी है यहां पर। तो यहां बैक बॉन्डिंग हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है और उसकी वजह से हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ध्यान से, CCl, ये बैक बॉन्डिंग करवा दी। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर आना चाहिए, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिए अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, Cl, ये बैक बॉन्डिंग हो गई, क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गए। अब हम इसकी रिजोनेंस भी बना सकते हैं, ये भी तो कर सकता है, तो हम ऐसा भी तो बना सकते थे। इसकी अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते थे, और उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो जाती थी। तो यहां स्टेबिलिटी किसकी वजह से है? यहां स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग की वजह से है। तो इसमें सेकंड इज मोर स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग।
और फ्लोरीन में वेकेंट ऑर्बिटल होते नहीं, बैक बॉन्डिंग होती नहीं। बोलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, पर अब इनमें देखना तो ऑब्वियसली ब्रोमीन की बैक बॉन्डिंग इज लेस, क्लोरीन की बैक बॉन्डिंग इज मोर। क्यों? यहां पे ऑर्बिटल होगा 2p और यहां ऑर्बिटल होगा 3p, जबकि यहां 2p और यहां पे 4p। तो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप कौन सा होगा? 2p 3p। या हम 3d के साथ कर रहे हैं ना, तो 3d और यहां क्या होगा 4d। हम यहां पे p की ओवरलैप d से करवा रहे हैं, तो 2p 3d या 2p 4d किसमें ज्यादा आसानी से ओवरलैप होगा? इसमें। इसलिए सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड, विच इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। बोलो, ये बैक बॉन्डिंग का केस अब समझ में आया? ओके, तो ये था बैक बॉन्डिंग का केस। अब ऐसे ही हम कुछ कॉन्जुगेटेड अनायंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इसको कर रहे हैं कंप्लीट, तो कॉन्जुगेटेड अनायन के बिना तो कंप्लीट होगा नहीं। तो मिटा दो इन सबको। पर एक बात ये भी ध्यान रखना बच्चे, यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो अगले कार्बन पे लगाया, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसी पे अगर कोई विड्रॉइंग एटम कंटेनिंग वेकेंट d ऑर्बिटल, विड्रॉइंग एटम कंटेनिंग वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, तो बैक बॉन्डिंग होती है, नहीं तो नहीं होती है। फ्लोरीन में वेकेंट d ऑर्बिटल थे नहीं, ठीक, इसमें वेकेंट d ऑर्बिटल थे, इसमें भी थे, पर इसकी विड्रॉइंग पावर कम थी। इस वजह से बैक बॉन्डिंग कहां करवाओगे? जब कोई विड्रॉइंग एटम नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे ही जुड़ा हो और उसमें वेकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए हो, तो बैक बॉन्डिंग करवाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, अभी कॉन्जुगेटेड अनायंस की तरफ चलते हैं। कॉन्जुगेटेड अनायंस की तरफ चलते हैं, जो कि हमने मीसोमैरिक इफेक्ट में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव डन दिस इन मीसोमैरिक इफेक्ट, बट येट जस्ट अ फिलर, ताकि आपको याद आ जाए जो पहले पढ़ाया गया है। ठीक, क्या कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक अनायन ये है और दूसरा अनायन मेरे पास यहां मोनोनाइट्रो है, तीसरा मेरे पास यहां नेगेटिव चार्ज, दो नाइट्रो लग गए, डाई नाइट्रो है, चौथा मेरे पास यहां नेगेटिव चार्ज, नाइट्रो, यहां पे भी नाइट्रो और यहां पे भी नाइट्रो। तो ये हमारे पास अगर आया, तो हमें पता है कि मोर आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे रहेगा, क्योंकि यहां पे मोर विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा है ऑलरेडी, मान लो एक अनायन है ये, और मान लो दूसरा अनायन है मेरे पास CH2 नेगेटिव, यहां पे NO2, ठीक। तीसरा है बेटे मेरे पास CH2 नेगेटिव, यहां पे Cl। चौथा है मेरे पास CH2 नेगेटिव और यहां है OH। और पांचवा है मेरे पास CH2 नेगेटिव और यहां पे है CH3, ठीक। अब हम कैसे देखते थे बेटा, नाइट्रो का माइनस ही I है, माइनस ही R है। क्लोरीन का माइनस I विच इज डोमिनेंट ओवर इट्स प्लस R, है ना, हेलोजन का डोमिनेंट होता है ना I पे, और OH का प्लस R इज डोमिनेंट ओवर इट्स माइनस I। बाकी सब ग्रुप का क्या इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट होता है? R डोमिनेंट, हेलोजन में I डोमिनेंट, और यहां पे प्लस I या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है जी। तो माइनस वाला सबसे स्टेबल होगा, तो सेकंड इज मोर स्टेबल। फिर हमें पता है, ये तो हमने लिखना नहीं, डोमिनेंट चीजें लिखनी नहीं, तो विड्रॉइंग जो डोमिनेंट नहीं है वो लिखनी नहीं। तो फिर कौन सा आया? 3 के बाद 1। अब ये भी रिलीजिंग, ये भी रिलीजिंग, पर ये ज्यादा रिलीजिंग ड्यू टू रिजोनेंस, ये कम रिलीजिंग ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारे पास फिर कौन सा आया? 5, और फिर कौन सा आया? 4। बोलो, समझ में आ गया? That you have done or not? Automatically you have done.
वैसे ही मैंने आपको एक और बताया था, CH2 नेगेटिव और CH2 नेगेटिव, यहां लगाते हैं CHO, CH2 नेगेटिव मेटा पे CHO, CH2 नेगेटिव पैरा पे CHO। तो बेटे आपको ये बताया गया है ना कि रिजोनेंस इफेक्ट यानी आर इफेक्ट ओनली अप्लाइज एट ऑर्थो एंड पैरा। तो यहां -R, यहां पे भी -R, -I, पर यहां सिर्फ -I, मेटा पे आर इफेक्ट नहीं लगता। और आर ज्यादा डोमिनेंट कहां होता है बेटे? आर ज्यादा डोमिनेंट होता है पैरा पे। तो यहां ऑर्डर क्या बनना था? 4 इज ग्रेटर देन, 2 इज ग्रेटर देन, 3 इज ग्रेटर देन 1। बोलो इज इट क्लियर? क्लियर है ये? अगर मान लो इन्हीं अनायंस को मैं ऐसे बना देता, यहां NO2 लगा दिया मैंने, यहां NO2 लगा दिया मैंने, और यहां पे भी पैरा पे NO2 लगा दिया। और दो पैरा पे R भी होगा, I भी होगा। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा? -R एज वेल एज -I। यहां सिर्फ -I, यहां -R -I, यानी ये दोनों ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा विड्रॉइंग है। लेकिन इस केस में पता नाइट्रो, साइनाइड और CCl3 इनकी विड्रॉइंग पावर ऑर्थो पे ज्यादा होती है, बाकी सबकी पैरा पे होती है ना। इनकी बताई थी ऑर्थो पे ज्यादा होती है। 3 नाइट्रो, साइनाइड, CCl3 इनकी विड्रॉइंग पावर ऑर्थो पे ज्यादा होती है क्योंकि इनका -I इफेक्ट ज्यादा होता है। इसलिए यहां ऑर्डर चेंज हो गया। 2 इज ग्रेटर देन 4 विच इज ग्रेटर देन 3 विच इज ग्रेटर देन 1। बोलो हैव वी डन दिस? इन मीसोमेरिक इफेक्ट हमने किया था ये कि नहीं? इसी तरह से अगर मान लो मेरे पास यहां पे CH2 नेगेटिव और यहां पर CH2 नेगेटिव और OH मैंने लगा दिया, और यहां पर CH2 नेगेटिव और यहां मैंने OH लगा दिया, और यहां पर CH2 नेगेटिव और यहां पे बेटे मैंने OH लगा दिया। नाउ व्हाट? आपको पता है इसका +R विच इज डोमिनेट ओवर -I, तो -I नहीं लिखूंगा, यहां सिर्फ -I क्योंकि यहां R है ही नहीं, और यहां +R विच इज डोमिनेट ओवर -I, तो -I नहीं लिखूंगा। तो बोलो अभी कौन स्टेबल है? हमें समझ में आ रहा है। इसमें ऑर्डर आया 3 इज ग्रेटर देन 1 विच इज ग्रेटर देन रिलीजिंग इफेक्ट +R हमेशा पैरा पे ज्यादा। तो फिर सेकंड और सबसे कम स्टेबल कौन सा? फोर्थ। से अगर मैंने यहां पे हेलोजन लगा दिया होता, अभी मैंने यहां पर हेलोजन लगा दिया होता, CH2 नेगेटिव और यहां ऑर्थो पे Cl, या फिर यहां पर CH2 नेगेटिव मेटा पे Cl, या फिर यहां पर CH2 नेगेटिव पैरा पे Cl। बेटा हेलोजन के केस में I इज डोमिनेंट ना, तो -I और I सबसे ज्यादा कहां पे होती है बेटा? ऑर्थो पे। जितना पास डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता? सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट। तो यहां पे ये ऑर्डर आता सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो बोलो बेटे कार्बो अनाइंस की स्टेबिलिटी समझ में आ गई? कार्बो अनाइंस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसमें स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? कार्बो अनाइंस में रीअरेंजमेंट तो होती नहीं, ठीक? तो ये था बेटा कार्बो अनाइंस। तो रेस्ट इन नेक्स्ट, ठीक? अगली क्लास में बेटे हम आपके साथ डील करेंगे एक स्पेशल चीज, ठीक? प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक? चलिए, थैंक यू।